नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादी है। तो आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी का एक और टॉपिक मैं आप लोगों को साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में समझाऊंगा। हम लोग ज़िंदगी में बहुत सारे टेस्ट देते हैं, चाहे अपनी ज़िंदगी के टेस्ट हों, चाहे पढ़ाई के टेस्ट हों, या कोई सरकमस्टेंसेज में कोई टेस्ट देना हो, या हम कोई भी ज़िंदगी का टेस्ट हो। हम अपने ज़िंदगी में हज़ार प्रकार की चीज़ें करते हैं, उनको टेस्ट करते रहते हैं। चाहे हमारे बिहेवियर का टेस्ट हो, चाहे हमारे मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट हो, चाहे हमारी साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, चाहे हमारा पॉलिटिकल टेस्ट हो, चाहे हमारा सोशल लिविंग का टेस्ट हो। तो हम ज़िंदगी में टेस्ट बहुत देते रहते हैं। तो ये एक प्रकार की साइकोलॉजिकल थॉट्स होता है। साइकोलॉजिकली टेस्ट को टेस्ट करने के लिए जो हमारे माइंड के अंदर से जो चीज़ें बिहेवियर होती हैं, जो हमारे हाव भाव होते हैं, जो हम क्या राइट्स है क्या रॉन्ग है, किस सिचुएशन पे हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो जो मीजर लिया जाता है उसी को हम साइकोलॉजी की भाषा में साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये किसी भी आदमी के बिहेवियर को किस तरीके से बिहेव कर रहा है, जैसे आप पढ़ाई में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, सोशल लिविंग में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, अपने साइकोलॉजिकल थॉट, परसेप्शन, सेंसेशन पे आपकी सोच क्या है, थिंकिंग पे आपकी सोच क्या है, इमोशन पे आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, एटीट्यूड में आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, आपकी पर्सनालिटी का बिहेव किस तरीके से है। ये सारी चीज़ें आती कि एक इंसान को ये हेल्प करता है साइकोलॉजिकली टेस्ट करके कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या डिसीजन लेना चाहता है, लाइफ से रिलेटेड, सिंगिंग से रिलेटेड, डांसिंग से रिलेटेड, क्रिकेटिंग से रिलेटेड, कॉमेडी से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं डिसीजन। तो ये एक आपके अंदर इंटेलिजेंस पैदा करता है। इंटेलिजेंस की आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या विजुलाइज कर पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने परसेप्शन और सेंसेस के जरिए, जो आपकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है, जो आपके अंदर एक एटीट्यूड जिंदा करता है, जिससे आप बेहतर इंसान बनते हैं। तो अब ये टेस्ट कई प्रकार के होते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं कि इंडिविजुअल के बॉडी के बारे में टेस्ट करना, उसके साइकोलॉजिकली थॉट्स को समझना, तो इंडिविजुअल टेस्ट आ गया। ग्रुप टेस्ट, जब कई सारे लोग ग्रुप में कोई परीक्षा हो रही हो, या कोई ग्रुप में कोई एक्टिविटी हो रही हो, या कुछ हम ऐसा कर रहे हो कि हम किसी को टेस्ट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम में जैसे होता है, स्पीड टेस्ट हो गया, टाइपिंग टेस्ट हो गया, गाना आपको याद है कि नहीं, गाने का टेस्ट हो गया, रैपिंग का टेस्ट हो गया, ड्राइविंग का टेस्ट हो गया, कंप्यूटर का जो टेस्ट होते हैं कंप्यूटर को असिस्ट करने के लिए, परफॉर्मेंस बेसिस पे जो आप कोई भी काम करते हैं, चाहे किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अपना इंडिविजुअल काम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम कोई भी टेस्ट करेंगे तो हम सबसे पहले तो उस टेस्ट के मानक को तय करेंगे, उसका स्टैंडर्ड क्या है उसको देखेंगे, उसको केयरफुली डेवलप करने का प्रयास करेंगे ताकि कोई त्रुटि और एरर ना रह जाए किसी भी चीज़ पे, चाहे वो हमारे इंडिविजुअल बिहेवियरिंग की टेस्टिंग हो, या सोशल टेस्टिंग हो, या इकोनॉमिक टेस्टिंग हो, या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो, कोई प्रकार की टेस्टिंग हो सकती है। तो उसके स्टैंडर्ड क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, किस उद्देश्य के लिए ये टेस्ट किया जा रहा है। जैसे आप पढ़ाई करें, आप पूरा पढ़ डालें, मान लीजिए आपने पूरा ला पढ़ लिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लिया, अब एग्ज़ाम में आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है, जैसे आजकल के बच्चे एजुकेशन में पढ़ाई करते हैं, पर 3-3 4-4 साल तैयारी करते हैं, फिर जाके पेपर देते हैं। तो क्या है कि वो ऑब्जेक्टिविटी के बारे में, कि उसका उद्देश्य क्या है, टेस्ट के नाम्स को समझते हैं कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन सी चीज़ है, क्या जो हम ये टेस्ट दे रहे हैं ये हमारे लिए रिलायबल है, इससे हमको कुछ फ़ायदा हो रहा है, या जो हम टेस्ट दे रहे हैं इससे हमारी इफ़िशियंसी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, हमारी वैलिडिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक कैरेक्टरिस्टिक, एक साइकोलॉजिकली
टेस्ट के अंदर आती हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करते हैं, तो कुछ प्रिंसिपल ध्यान में रखा जाता है जब भी हम किसी चीज़ की टेस्टिंग करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की टेस्टिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियल में कोई चीज़ की टेस्टिंग हो, चाहे माइंड के बिहेवियर की टेस्टिंग हो, इकोनॉमिक टेस्टिंग हो, या मशीन लर्निंग की कोई टेस्टिंग हो, या मेडिकल टेस्टिंग हो। टेस्टिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो उसके क्या स्टैंडर्ड होंगे, उनके क्या मानक होंगे, उसमें कौन सा कंटेंट यूज किया जाएगा, किस तरीके से कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करे जाएंगे, कैसे कैसे उसमें जो एक्सपर्ट की सहायता ली जाएगी, उनके प्रिपेयर करा जाएगा उसको बेहतर तरीके से, ताकि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर हो सके। इसके बाद उसको हम उसके आधार पे हम उसका स्कोर डिसाइड करेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों की गुंजाइश है, कहाँ इम्प्रूव किया जा सकता है, कुछ सजेशन देंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट देंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब हम ये समझते हैं कि किसी भी चीज़ के क्लासिफिकेशन कैसे साइकोलॉजिकली टेस्ट का किया जा सकता है। तो हम क्लासीफाई टेस्ट को कैसे करेंगे, जब हम टेस्ट लेंगे, मतलब टेस्ट के लिए हमको उस टेस्ट में जो भी टेस्ट हम ले रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई से रिलेटेड ले रहे हैं तो आपको पढ़ाई का नॉलेज होना चाहिए। एक डॉक्टर अगर मेडिकल कोई ले रहा है तो उसको मेडिकल का नॉलेज होना चाहिए। अगर सिंगर किसी को चेक कर रहा है तो उसको राग ठाट अलाप के बारे में पता होना चाहिए। जो डांसर है उसको एरोबेटिक डांसिंग मूव के बारे में पता होना चाहिए। नर्सेज को अपनी फील्ड के बारे में, एक्चुअली में आप जिसका भी टेस्ट ले रहे हैं उसमें आपको कुछ इंटेलिजेंस होना चाहिए, कुछ स्किल, कुछ एक्सपर्टाइज होना चाहिए, तभी आप उस टेस्ट को ले सकते हैं। आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, आपने उस चीज़ को अचीवमेंट आपका होना चाहिए। जैसे आप किसी का टेस्ट ले रहे हैं इंटरव्यू, तो आपको इंटरव्यू के बारे में पता होना चाहिए। लाइव का टेस्ट ले रहे हैं तो आपने वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी होना चाहिए। अब जैसे कोई गाना गा लेता है तो अब अरिजीत सिंह के पास कोई नया सिंगर जाए तो अरिजीत सिंह उसका टेस्ट ले रहा है, क्योंकि अरिजीत सिंह को उस फील्ड के बारे में पता है। सोनू निगम को उस फील्ड के बारे में पता है, कमेडियन को उस फील्ड के बारे में पता है। जैसे अभी इंडिया गॉट लेटेंट शो में कमेडियन रैना और रणवीर इलाहाबादिया को अब सीन एक्ट के तहत बुक कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, साइकोलॉजिकली टेस्टिंग के जरिए ही तो हो रही हैं। वो लोग टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो उस चीज़ के करके बैठे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर हम एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जहाँ हम किसी भी कैंडिडेट की बेसिक स्किल चेक करते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, और बौद्धिक जो उसकी इंटेलिजेंस स्किल है उस पर ये बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब ये समझते हैं कि इस साइकोलॉजिकली टेस्ट का हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसका यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एक साइंटिफिक टेस्टिंग होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन जो है उनको फॉलो करना चाहिए। उस जो समस्या है उसको डायग्नोस करना चाहिए, उसके लक्षण, उसके सिम्टम्स को पहचानना चाहिए। ऐसे डॉक्टरी में मान लीजिए आपको बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिंजोफर्निया, बीपी और भी तमाम प्रकार के हाइपर सेक्सुअलिटी, तो इन सारी चीज़ के उनके पीछे के जो डायग्नोस है, जो रूट काज है, जो मैंने आप लोगों को इशिकावा मैनेजमेंट डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल के बारे में बताया था, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, आपको साइकोपैथोलॉजी डिसीज है या कोई सिविरिटी डिसऑर्डर आप फेस कर रहे हैं, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको हो गया है, या आपकी ब्रेन को कोई समस्या है, या आपको अमनेसिया हो गया, या ब्रेन डेड, तो उसके पीछे के जो रूट काज है, उसकी जो डायग्नोसिस है उसको पहचानना है। किसी को कोरोना वायरस है तो उसका कोई, किसी को डिसीज है, अल्जाइमर डिसीज है, काला अजर डिसीज है, इन्फ्लेमेशन है, बीपी है, जितने भी प्रकार के मर्ज हैं, अगर उनके बारे में जानकारी अर्जित करना है तो पहले हमको डायग्नोसिस अप्रोच पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हम जो चीज़ का टेस्ट करने जा रहे हैं उसके लक्षण तो हमको मालूम होने चाहिए। कोई भी डॉक्टर वैसे आपका कैसे इलाज कर देगा बिना डायग्नोसिस के। तो ये पूरी इस तरीके से उस पर डिपेंड करता है। लिमिटेशन इसकी क्या है, इसकी लिमिटेशन यही है कि कभी कभी जो
पेशेंट होता है वो इतना घबरा जाता है, इतना एंजाइटी फील करता है कि वो एंजाइटी का एक्सपीरियंस करने लगता है। और कोई भी जो चीज़ है वो ह्यूमन के माइंड के बियॉन्ड नहीं जा सकती है, हर चीज़ की लिमिटेशन है। तो ह्यूमन माइंड जो है किसी भी असेसमेंट के बियॉन्ड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका टेस्ट संभव ही नहीं है, तो हमेशा लिमिट है उस चीज़ पे। कभी कभी क्या होता है, निगेटिव एटीट्यूड शो करने लगता है जिसका टेस्ट किया जाता है, प्रॉपर बिहेव नहीं करता है, प्रॉपर कोऑपरेट नहीं करता है, तो उस चीज़ में जो ट्रू इवैल्यूएशन है वो टेस्ट का नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। अब हम ये समझते हैं कि कौन कौन से टेस्ट के टाइप हो सकते हैं जो एक टेस्ट को अपनाया जाता है। तो इसके कई प्रकार अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो इंटेलिजेंट स्टैंडरफोर्ड बाइनेट स्केल के नाम से जाना जाता है। एक ये टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट की मैं बात करूंगा, लेकिन वन बाय वन पहले मैं सारे टेस्टों के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहला इंटेलिजेंस स्टैंडरफोर्ड बाइनेट स्केल टेस्ट होता है। दूसरा इंटरेस्ट इन्वेंट्री के नाम से जाना जाता है। तीसरा न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसको वेसेलर एडल्ट मेमोरी स्केल के नाम से जाना जाता है। चौथा टेस्ट होता है ऑक्यूपेशनल टेस्ट, जिनको MC क्वेंग ऑक्यूपेशन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। पांचवा टेस्ट आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसको रोससैच इंकबॉट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार से साइकोलॉजी माइंड के अंदर एनालिसिस करा, उसके रूट काज को जानने का प्रयास करा, उसके अंदर उन्होंने कई प्रकार के टेस्ट के बारे में बात की। स्पेसिफिक क्लिनिकल टेस्ट की बात की। स्पेसिफिक क्लिनिकल टेस्ट जो है वो पिटसबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ सारे टेस्ट हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो अब ये जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं इनके सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो अब इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो इसके डेवलपमेंट के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट के डेवलपमेंट के सबसे ज़रूरी कि आप जो भी सिचुएशन है उसके पॉजिटिव नेगेटिव रूट काज डायग्नोसिस प्रिवेंशन, उसके जो भी चीज़ें उसको एनालिसिस करिए। एक पूरा जो उस टेस्ट के लिए कौन कौन से आइटम लगेंगे, क्या क्या तरीके होंगे, कौन कौन से टूल्स रखे जाएंगे, कौन कौन से लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो टेस्ट आइटम को सिलेक्ट करिए। कौन सा प्रोसीजर अपनाएंगे, किस मेडिकल प्रोसीजर अपनाएंगे या सिंपल प्रोसीजर लगेगा, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होगा, किस प्रकार के प्रोसीजर होगा, डायग्नोसिस उसका क्या है, फिर हम फाइनल टेस्ट तक पहुंच पाएंगे, उसका इवैल्यूएशन कर पाएंगे। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकली टेस्ट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अब रोल समझ लेते हैं कि नर्स का साइकोलॉजिकली असेसमेंट में क्या रोल होता है। कोई भी टेस्ट बिना नर्स के, बिना एक्सपर्ट के संभव नहीं है, चाहे वो आपके माइंड का टेस्ट हो, चाहे मेडिकल टेस्ट हो, चाहे और कोई भी साइकोलॉजिकली टेस्ट हो। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि नर्सिंग प्रोसेस उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है, जिससे नर्सिंग प्रोसेस जब बढ़ेगा, और नर्सिंग प्रोसेस बढ़ने का मतलब एक नर्स के पास सारा ज्ञान होना चाहिए, जो भी वो टेस्ट को कंडक्ट कर रही उसकी पूरी रूट काज पता होनी चाहिए, उसके पॉजिटिव निगेटिव प्रिवेंशन सल्यूशन सब मालूम होना चाहिए। पूरी तरीके से पेशेंट को कोई डाउट ना रह जाए, उसको क्लैरिफाई करे, उसके बारे में बताए, उस पेशेंट को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसके लिए उसको समय समय पे ट्रस्ट देती रहे, केयर करती रहे, उसके प्रोग्रेस ट्रीटमेंट के बारे में बताती रहे, सारे सेफ्टी मेजर जो लेने चाहिए एक टेस्ट को कंडक्ट करने से, ताकि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट करते वक्त जो हमारा पेशेंट है उसको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, या किसी भी प्रकार की वो मेंटल ट्रामा या एंजाइटी का शिकार ना हो, ताकि उसमें सेफ्टी एक बनी रहे, सेफ्टी मैकेनिज्म मेंटेन रहे, तो जिससे कॉन्फिडेंशियलिटी जो है टेस्ट की वो बढ़ सके, उसमें जो हमें कह सकते हैं कॉन्फिडेंस आ सके, उसमें एक मजबूती दिख सके, एक विश्वास दिख सके, वो बहुत ज़रूरी है। तो
अब कुछ बात करता हूँ इम्पॉर्टेंट टेस्ट की जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए हैं। तो मैं आप लोगों को अचीवमेंट एंड एबिलिटी टेस्ट के बारे में बताता हूँ। अचीवमेंट एंड एबिलिटी टेस्ट जो होता है वो स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस टेस्ट को 1916 में लुइस टर्मैन के द्वारा लाया गया था। ये बड़ा आसान है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं इसमें इजी क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि जो एक्चुअल में माइंड में क्या चल रहा है, जो टेस्ट जिसका हो रहा है कि वो समझ पा रहा है, उसको इंटरप्रेट कर पा रहा है, उसके दिमाग का लेवल क्या है, उसके बारे में ये बात करता है, ताकि हम उसकी इंटेलिजेंस को पकड़ पाएँ, समझ पाएँ। अब जैसे इसमें इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पीएम देश का कौन है, तो नॉर्मली सब लोगों को पता है कि इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी है। सीएम सबको पता है योगी आदित्यनाथ हैं। सिंगर, एक्टर, अधिकतर लोगों को सारी चीज़ें पता है। तो ये क्या हो गया, ये इजी टेस्ट हो गया, ये जनरल टेस्ट हो गया। अब एक डिफ़िकल्ट टेस्ट है। अगर आपसे कोई नाइजीरिया का पीएम पूछ ले तो ये शो करेगा कि आपको कितना आप प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कितना आपकी इंटेलिजेंस स्किल है, क्या आप जीनियस है, मतलब आप में ज़्यादा मेमोरी आपकी तेज़ चल रही है, आपको ज़्यादा रिटेंशन पावर। तो हम नाइजीरिया के प्रेसिडेंट के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, मालूम ही नहीं होगा। तो इससे ये पता चलेगा कि ये आदमी जो है इसका इंटेलिजेंस लेवल और उस आदमी के इंटेलिजेंस में फ़र्क है। वो ज़्यादा टैलेंटेड है, वो ज़्यादा सोच पा रहा है, ज़्यादा उसका माइंड का आईक्यू लेवल अच्छा है। कोई ग्रेट बैरियर रीफ पूछ ले तो आधे लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा स्किल है, जिनके पास ज़्यादा उस चीज़ पे वर्क करें हैं, समय दिए हैं, उस चीज़ पर फोकस करें, वो बता देंगे। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है साइकोलॉजिकली टेस्ट का, ये इंटेलिजेंस के बेसिस पे क्रिएट होता है। जहाँ हम वैरायटी की बात पता करते हैं, ये वैरायटी में वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल स्पीकिंग के जरिए भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ पूछ लें कि जैसे अभी बहुत सा अधिकतर लोगों को ये कंट्रावर्सी पता होगी कि समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ ऐसे obscene एक्ट फेस कर दिए हैं, ऐसा कुछ बोला है जो मानवता को शर्मसार कर दिया, ऐसे वल्गर चीज़ों को कमेंट करा है, सब पब्लिक एक्ट में लाए हैं जो ऑब्सनिटी के अंदर आती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कुछ चीज़ें नहीं जानते होंगे। जैसे क्वांटिटेटिव रीजनिंग किसी की अच्छी होगी, किसी की नहीं अच्छी होगी, तो वहाँ पे जो डिफरेंस है वो साइकोलॉजिकली टेस्ट का हो जाएगा कि कौन इंटेलिजेंस है, कौन इंटेलिजेंस नहीं है। कुछ लोग हैं उनकी रीजनिंग बहुत बेहतर होगी, तो जिनकी रीजनिंग बेहतर होगी उससे वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो उन्होंने एक पैमाना बनाया स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस टेस्ट का कि हम इजी डिफ़िकल्ट के जरिए पता कर सकते हैं कि किस में कितना इंटेलिजेंस है। तो उन्होंने कुछ मानक रखे। उन्होंने एक मीटर मेजरमेंट का बनाया कि जिसका जो 20 से नीचे पॉइंट है वो इडियट है, उसके पास बुद्धि नहीं, उसका भी साइकोलॉजिकली विकास नहीं हुआ, वो मेंटली सिक है, कमज़ोर है, उसकी बुद्धि का प्रॉपर विकास नहीं है, वो उतना नहीं खुला हुआ है। लेकिन अगर वो 20 से 40 के बीच में पहुंचता है तो ऐसा माना जाता है कि अभी वो सीवियर सिचुएशन में है, अभी उस प्रॉब्लम में है, अभी वो बहुत अच्छा नहीं है ना बहुत ख़राब है, लेकिन इडियट से थोड़ा ऊपर है। जैसे ही वो 50 से 70 के बीच में पहुंचता है उसको मॉडरेट मान लिया जाता है कि इसका माइंड मॉडरेट तरीके से सोच पा रहा है। जैसे 70 से 80 के बीच में पहुंचता है तो उसको मान लिया जाता है कि अब ये इंटेलिजेंस के एक बॉर्डर लाइन पे आ गया कि हाँ ये इंटेलिजेंस की कैटेगरी में है, अब इसके नीचे नहीं जा सकता। जैसे 80 में पहुंचेंगे आप पॉइंट में, आपको डल एंड नॉर्मल ये स्केल बताने लगेगी जो स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस टेस्ट है। जैसे ही 90 पहुंचेंगे आप एक एवरेज लेवल के हैं कि आप चीज़ों को एवरेज है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। जैसे आप 110 पहुंचेंगे आप सुपीरियर होने लगेंगे, मतलब आपका इंटेलिजेंस का लेवल काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है, हर चीज़ को सोच समझ कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। जैसे 120 में पहुंचेंगे बताने लगेगा कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपको दुनिया के ज्ञान है, हर विषय के आप पकड़ रखते हैं, आपका इंटेलिजेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है।
और जैसे ही 140 में पहुँचेंगे तो आप जीनियस हैं, आपसे कुछ भी पूछे हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में। अब जीनियस में कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्किल एक्वायर करते हैं, प्रयास करते हैं, जैसे बाबा हो गए, बड़े बड़े महात्मा हो गए, फिलोसफर हो गए, दार्शनिक हो गए, ये लोग जीनियस इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये टेस्ट जो है ये किसी की इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए स्टैंडर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस 1970 में लुइस हरमन के द्वारा दिया गया था। तो ये इसके बारे में बात करता है। अब मैं आप लोगों को एक और टेस्ट की बात करता हूँ। अब मैं आप लोगों को वेस्टलर इंटेलिजेंट स्केल बताता हूँ। वेस्टलर इंटेलिजेंस स्केल जो है ये साइकोलॉजिस्ट डेविड वेक्स के द्वारा 1981 में दी गई थी। ये स्केल जो है ये वर्बल और नॉन वर्बल चीज़ों पे बात करती है कि जो आप बोल के किसी चीज़ का इंटेलिजेंस का पता लगाते हैं, या जो मौखिक चीज़ें होती हैं जहाँ आप बोलते नहीं, अपने इमोशन का यूज करते हुए, अपने बिहेवियर का यूज करते हुए, बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हुए आप चीज़ों को यूज करते हैं। इसमें कई वर्बल में इन्होंने बताया कि हम किसी के इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए इन्होंने कुछ पैमाने रखे, जैसे वोकैबुलरी है। तो अब जिसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, जैसे मैं निम्बोफोनिया बोल दूं तो बहुत सारे लोगों को निम्बोफोनिया नहीं पता होगा। जो गांव देहात की महिलाएं होंगी या पुरुष होंगे उनको पता चलेगा कि ये का है बउआ, है तो हम सुनबे नहीं बहन, ये तो हमका मालूम है नहीं। तो वो लोग ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं, क्योंकि उतना नहीं। अगर मैं यही एक शहरी लड़के से पूछ लूँ जो 20-22 साल का है, तो वो फटाक से बता देगा। जो काफ़ी रिलेशनशिप एक्सपर्ट होगा या उस चीज़ पे उसने मेहनत करी होगी, उस फील्ड का एक्सपर्टाइज होगा। बम्बूजल पूछ लूँगा तो आधे तो हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। उजल उजल गांव में करने लगे, उनको लगेगा पता नहीं ये उजल उजल क्या है। लेकिन अभी मैं शहर के लड़के से पूछ लूँगा, पढ़े लिखे आदमी से पूछ लूँगा वर्बली, तो बता देगा। तो हम जहाँ अपने मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करके, थॉट प्रोसेस और का यूज करके अपनी हम लैंग्वेज को लिखित भाषा में मुंह के जरिए अपनी बात को वर्बली कह कर एक दूसरे से इंटरप्रेट करते हैं, वो उस चीज़ को इंटेलिजेंस को समझ पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है, तो वो वेस्टलर इंटेलिजेंट स्केल के अंदर आता है। जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होती है वो अधिकतर लोगों को पता होती है। जैसे मैं लॉ वाले स्टूडेंट से पूछ लूँगा तो वो रेस जुडिकाटा बता देगा, लेकिन अगर मैं मेडिकल वाले से और डिफेंस वाले से पूछ लूँ तो वो नहीं बता पाएगा। तो इंटेलिजेंस हमेशा अलग अलग पैमानों पे डिफरेंस करता है, अलग अलग चीज़ों पे, सर्कमस्टेंसेज पे भी ये डिफर करता है। तो इस वजह से अब जैसे नवसारी है, तो नवसारी गुजरात में, तो अधिकतर लोगों को नवसारी के बारे में पता होगा। तो ये चीज़ है, एक कैसे आप किसी चीज़ को कंप्रहेंड करते हैं। अब मान लीजिए मैं एप्पल दिया, तो कुछ लोग एप्पल को सेब कंप्रेंड करेंगे, कुछ लोग एप्पल को मोबाइल फ़ोन कंप्रेंड करेंगे, कुछ ग्रेविटेशन से जोड़ देंगे जो साइंस के बच्चे होंगे। तो आप किस चीज़ को, उस क्वेश्चन को किस तरीके से लेते हैं उसको। अब जैसे अर्थमेटिक है तो बहुत सारे लोग उसको अर्थमेटिक की उसमें समझेंगे, कंप्रेंड करेंगे। कुछ लोग को डिजिट में समझ में आता है, कुछ लोग को शायरी के माध्यम से चीज़ें समझ में आती है। जो म्यूजिकल वाले होंगे वो सारे गामा के नोट्स को तुरंत समझ जाएंगे कि इसका म्यूजिकल नोटेशन क्या है। गाना जैसे अरिजीत सिंह का कि तेरा होने लगा हूँ गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तो जो भोजपुरी हैं वो नियन गोर बाड़ू का मतलब समझ जाएंगे। तो वो इनका इंटेलिजेंस इस वजह से काम करेगा क्योंकि वो उस फील्ड से हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अंडरस्टैंड करते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट को किस तरीके से ग्रैप्स करते हैं। अब जैसे जो पढ़ा लिखा बंदा है उसको फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में मालूम है, लेकिन अब गांव देहात के आदमी में फेडरलिज्म बकोगे तो कहेगा ए बुढ़ऊ का फेडरलिज्म करत बा, तो हमको मालूम है ना बात। ये सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते रहते हैं। कुछ लोग को पिक्चर कंप्रीशन से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं पिक्चर से याद रखते हैं, या बच्चों लड़कों की आदत होती है उनको इमेज ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ये साइकोलॉजी होती है। जबकि लड़कियों को जो है वो इमोशन ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, कंपैशन, ऑनेस्टी, लव की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, इमोशनली वो होती हैं। जबकि बच्चे जो होते हैं वो फेस से और पिक्चर के माध्यम से अट्रैक्शन होता है। तो ये अलग अलग तरीके से होता है।
अब पिक्चर भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, किसी सिंगर की पिक्चर हो सकती है, कोई फ्रीडम फाइटर की पिक्चर हो सकती है। तब इंटेलिजेंस आप किस फील्ड में है, उस पर कितना एक्सपोजर है, कितना आप उस पर समय दिए हैं, उस चीज़ पे भी डिपेंड करती है। अब ब्लॉग डिजाइन है कि प्रिंटेड डिजाइन है, आपने पहले अगर उसको देखा है, सुना है या जानते हैं उसके बारे में तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं तो आप कैसे लगा पाएंगे। तो ये भी चीज़ है। डिजिट सिंबल का यूज करते हुए रैंडम कोई सिंबल दिखा दिया जाए, इंडिया का फ्लैग दिखा दिया जाए तो आप बता दीजिएंगे। अगर अब वही तुर्की का दिखा दिया जाए तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने वो कभी पढ़ा नहीं, उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, उसका कभी इंटेलिजेंस आपको मिला नहीं। अब ट्रैफिक रोड का आप तुरंत बता देंगे, लेकिन और कोई चीज़ का दिखा दिया जाए तो आप नहीं बता पाएंगे ना। तो इस तरीके से ये वेस्टलर इंटेलिजेंस स्केल जो है वो डेविड वेक्स के द्वारा 1981 में इसके बारे में साइकोलॉजिस्ट वर्बल और नॉन वर्बल की बात करते हैं। तो अब मैं कुछ पर्सनालिटी टेस्ट की बात कर लेता हूँ। पर्सनालिटी टेस्ट में हम किसी आदमी की पर्सनालिटी को कैसे टेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो हम उसके थॉट्स को चेक करेंगे, उसके इमोशन को चेक करेंगे कि वो हंस रहा है, कि बोल रहा है, कि वो एंगर में है, कि डिसगाइज है, कि परेशान है, कि सैड है, कि इमोशन है। जैसे इकमार्ड के प्रिंसिपल हैं, जेम्स लैंज की थ्योरी है, कैनन बार्ड की थ्योरी है। तो ये जो सब थ्योरियाँ हैं जहाँ साइकोलॉजिकली रिस्पांस की बात करता है, फिजिकल इन्वायरमेंट से हम स्टिमुलेट होते हैं, जो हमारे परसेप्शन सेंसेशन होते हैं। तो ये पर्सनालिटी टेस्ट सर्कमस्टेंसेज पे, इवेंट पे, इमोशन पे, एटीट्यूड पे, बिहेवियर पे, हर चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है वो किस प्रकार से, वो किस सिचुएशन में कितना काम है, कितना वो अपने इमोशन को बैलेंस कर सकता है, किसी भी चीज़ पे वो कितना मजबूत है। तो ये जो साइकोपैथोलॉजी है वो इसको समाज कितना उसके माइंड किस तरीके से उसको ट्रेनिंग मिला है, किस सर्कमस्टेंसेज में वो कैसे अपने को स्टेट ऑफ माइंड में रखता है, किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये भी सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब मैं आप लोगों को मिनेरेस्टेटो मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी की बात करता हूँ। ये एक प्रकार का पर्सनालिटी टेस्ट का ही तरीका है, जिसमें अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने अपना कॉपीराइट ले रखा है। तो इसमें अप्रोप्रिएट जो 18 साल के ऊपर के बच्चे हैं उन्हीं का ये पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में 567 आइटम रखे गए हैं जो ट्रू एंड फॉल्स फॉर्मेट में रखे गए हैं। इसका जो इस टेस्ट को नॉर्मली समय 1 से 2 घंटा लग जाता है, क्योंकि इसमें जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जो बिहेवियर और कॉग्निटिव माइंड को समझते हैं और किसी की बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजिकल थॉट्स को और मूवमेंट के बॉडी को और बॉडी के एक्सप्रेशन को, फेशियल एक्सप्रेशन को, और भी जितने ह्यूमन की एनाटॉमी है, ह्यूमन का रिएक्शन है, ह्यूमन की साइकोलॉजिकली थॉट्स का बारे में उनको अच्छे से पता होता है। तो वो उनके डायग्नोस करते हैं, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, उसके लक्षण, उसके सिम्टम्स के बारे में एसेस करते हैं कि उसको कहीं कोई डिप्रेशन का क्या कारण हो सकता है, हिस्टीरिया के क्या कारण हो सकते हैं, सिंजोफर्निया का क्या कारण हो सकते हैं। तो ये पर्सनालिटी मल्टीपल जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसको किस वजह से, कौन से सर्कमस्टेंसेज उस पर इन्वॉल्व है, क्यों वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, कौन कौन से रूट काज हैं जो इस समस्या को जन्म दे रहे हैं, या कौन कौन सी अदर फील्ड हैं। तो इस मल्टीपल पर्सनालिटी इन्वेंटरी का यूज तो मेडिकल के क्षेत्र में होता ही है, पर्सनालिटी को चेक करने के लिए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर को सही करने के लिए। साथ ही साथ हम इसको लीगल केसेस, क्रिमिनल डिफेंस में भी जो एक्यूज है वो यूज कर सकता है, या कस्टडी डिस्प्यूट में भी इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो कल आप लोग को 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर बताऊंगा, कैलिफोर्निया साइकिल इन्वेंटरी के बारे में बताऊंगा, 5 फैक्टर मॉडल पर्सनालिटी जिसको ओशियन के नाम से जानते हैं, आइसेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी के बारे में बताऊंगा, रेस्टेंट इंकबॉट टेस्ट के बारे में बताऊंगा, इनर स्कोरिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं, बस ऐसे ही बने रहिए अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ। बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।